हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं झारखंड बोर्ड का मॉडल सीट पेपर 3 को, जो विषय विज्ञान का है। तो चलिए फटाफट इसका आंसर की को मिला लेते हैं। 40 में 40 नंबर लाना है, तो मेरे साथ बने रहिए जी जान लगा के, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो आप लोग को इसमें याद करना होगा कि हम एक प्लेन मिरर लेते थे, फिर एक इंसिडेंट रे आता था, एक रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में क्या होता था मेरा अभिलंब। जब एक साइड का कोण दूसरे साइड से बराबर होता है, तब हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर आपतन कोण का मान अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले याद कीजिए कि एक हम कौन सा दर्पण बनाएंगे, अवतल। अब बीच में जो लाइन होगा मेरा वो प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, उसके समांतर एक ऊपर में या नीचे में हम लाइन खींचेंगे, और जब उसको पास करेंगे तो कहाँ से पास होगा, फोकस से, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा। अब इसमें आपको फिर से याद करना होगा कि फोकस दूरी बोल रहा है, तो फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है। तो एफ बराबर होता है r/2। आर का मान रखेंगे 54 और नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो मेरा आधा हो जाएगा। आधा मतलब कितना, 27। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग को रखना होगा वक्रता केंद्र पे। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का राइट आंसर है सी। अब इसको बना कर देखिएगा, ऐसा नहीं कि सी है तो कैसे सी है, थोड़ा जानने का उत्सुकता जताइए। क्वेश्चन नंबर पांचवा, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। अब देखिए यहाँ अवतल दर्पण का है, ठीक है। अब गाड़ी का साइड मिरर में तो हम लोग उत्तल का करते हैं, चेहरा देखने में समतल का करते हैं, सूक्ष्मदर्शी में फिर मेरा अवतल आ जाएगा, ये अवतल बोलते हैं, उत्तल आ जाएगा। अब यहाँ पे है मेरा बी, गाड़ी की हेडलाइट में, तो हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करेंगे, बी, गाड़ी के हेडलाइट में, ठीक है। तो पांचवा का आंसर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठा। अब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन सा घटक है। तो ये मेरा प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा, परावर्तन नहीं, ठीक है, अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब ये होता है कि अपना डायरेक्शन को चेंज कर देना। जैसे हम लोग कोई शीशा का स्लाइड लेते थे, जब उसमें पास करके देखते थे तो हल्का सा बैंड हो जाता है, ठीक है, तब उसको हम बोलेंगे अपवर्तन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो इसमें आपको याद करना होगा, बर्फ में, केरोसिन में, वायु में, हीरा में। तो इसका राइट आंसर है सी, वायु में, ठीक है। इसको तो अनपढ़ो आदमी बतला देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है। तो डायोप्टर है, ये तो आना चाहिए आप लोग को। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्रतिबिंब बना, उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है, 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इसका आंसर है दृष्टिपटल, रेटिना। कभी रेटिना रह सकता है, ठीक है। आप लोग को याद कर लेना है कि दोनों का मतलब क्या है, सेम है। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो निकट के लिए अवतल और दीर्घ के लिए उत्तल। हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारा ये सब कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कंफ्यूजन उत्पन्न करते रहता है, ठीक है। उसका बनावट कैसा होता है, ये सबको याद करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु पूछा है, निकट नहीं, दूर बिंदु, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्वेश्चन है, बहुत सारा बच्चा इसको पढ़बो नहीं करता है, क्वेश्चन को 25 को एकदम तुरंत दंश आंसर दे देता है। तो 25 यहाँ पे आंसर नहीं है बाबू लोग, ठीक है। इसका आंसर होगा डी, अनंत। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए किस जय प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है। तो श्वसन, इसका आंसर होगा श्वसन, ठीक है। उत्सर्जनवा नहीं मार देना, ठीक है, तुम लोग बहुत पनौती हो। अगला क्वेश्चन, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सा गैस डालते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग को सेट 1 या सेट 2 में मिल चुका है, ठीक है। इसका आंसर फिर से नाइट्रोजन होगा, ओके बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 16, जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है? अब जंग लगना जो है, अब एगो वस्तु है, मान लो लोहा लंकड़ एगो है, अब उसको बहुत सारा चीज दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलता है और एकल उत्पाद बनाता है, ऐसा चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन। तो इससे जाहिर सी बात है कि कौन सा अभिक्रिया होगा? संयोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो इसका राइट आंसर है सी का। किसका हो रहा है? सी। आप लोग यहाँ गौर से देख सकते हैं, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, Zn फिर से जिंक और इधर मेरा CO कोबाल्ट बना रहा है। अब इसमें से देखना होगा कि किसका मेरा उपचयन हो रहा है। अब इसमें देखिए तो जैसे Zn जो है वो अकेले हो गया और यहाँ CO उठ के चल गया OA के साथ में, ये अपन रिलेशनशिप बना लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? उपचयन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? इसका राइट आंसर ए है। आप लोग मिला के देखिएगा, दोनों साइड अगर बैलेंस इक्वेशन अगर सेम सेम है, पूरी तरह से बराबर है, तब उसको हम लोग बोलते हैं संतुलित। तो इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? इसका राइट आंसर है ए। यहाँ पे होगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, दिए गए पदार्थ में कौन रंगीन सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो इसका आंसर होगा लिटमस। अब बहुत सारा बच्चा इसमें आंसरवा मार देता है प्याज को, लहसुन प्याज में चल जाता है। अब इसका लिटमस क्यों होगा? लिटमसिन है बाबू लोग, जो रंग को क्या करता है? परिवर्तन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं? तो आप लोग को इसको याद करना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कौन है? तो घुमा के उसी को चौका मारा है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रहा है? ये इसको देखना है, इसको बताना है कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो संयोजन हो रहा है, क्योंकि दो अभिकारक आपस में मिल के एकल उत्पाद को ना बना रहा है बाबू लोग, तो इसका आंसर क्या होगा? संयोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सिट्रिक। जितना भी फल है ना, खाने वाला फल जानते हो ना, उसमें सिट्रिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, कोई विलियन अंडे के पीसे हुए कवच, अंडा का पिसा हुआ कवच समझते हो, उसके बाहरी छिलका, ठीक है, से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलियन में क्या होगा? तो उसमें होगा HCl। ठीक है, HCl, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, कोई विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? अब सबसे पहले यहाँ पे सोचना है इसको कि 7 से जो कम होता है वो अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा होता है मेरा क्या होता है? क्षारकीय। अब यहाँ नीला का बात किया है तो नीला वाला क्या होता है? अम्लीय। तो इसमें कम को देखना है। ठीक है, और कम में मेरा क्यों हो रहा है? 2 है, 8 है, 7 है, 11 है। तो 7 तो मेरा भाई साहब उदासीन है और 8 तो मेरा ये क्षारक में चल जाएगा और 11 भी किधर जा रहा है? क्षारक के साइड भाग रहा है। अकेले कौन बच रहा है? बच्चा बुतरू बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आते हैं 27 के पास, अमीबा अपने किस अंग से भोजन का पाचन करता है? तो ये अपना खाद्य रिक्तिका से पाचन करता है। मुंह जो होता है, मुंह से भोजन जो करता है घेर घार के, उसको तो कुटपांत बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी घुमा देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, पाचन क्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, श्लेष्मा है, पेप्सिन है और पीत है। मेरा ख्याल से इसका आंसर पीत होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं इसका आंसर देता है पेप्सिन को भी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग कमेंट कीजिएगा तो देखते हैं क्या आप लोग आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? तो अमीबा में होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अमीबा। क्वेश्चन नंबर 30, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे हम लोग को मिल चुका है। निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को, यहाँ क्षारीय लिख दिया, क्षारकीय होना चाहिए। ठीक है, क्षारकीय करता है, तो आंसर होगा पीत करता है, पीत, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई किसको बोलते हैं? तो राइट आंसर है सी, विरिकाणु को बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। थोड़ा पढ़िए इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से
कौन एक लिंगी पौधा होता है? तो पपीता होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर 8 जीवों में जनन वाला जो चैप्टर है ना, उसमें आपका पढ़िएगा तो इसको मिल जाएगा। ठीक है, पपीता भाई साहब। ठीक है, ये जो फिगर दिया हुआ है इसको पूछ रहा है 35 में कि किसका है? दी है मुकुलन विधि का। ठीक है, मुकुलन। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है? तो टेस्टोस्टेरोन करता है। ठीक है, लड़का वाला हार्मोन है, लड़कियन का रहता है वो एस्ट्रोजन रहता है। ठीक है, तो 36 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अब 37। निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? अब मूत्रवाहिनी तो हो नहीं सकता है, शुक्रवाहिनी भी नहीं हो सकता है, ये तो पुरुषों में चल गया। यहाँ लिखल है मादा लोग का, और इधर है शुक्राशय। अब मूत्रवाहिनी नहीं होगा और दो को लड़कुएन का है, तो एक को कौन बच रहा है? गर्भाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गर्भाशय। ओके, थोड़ा क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं आ रहा है ना, तो थोड़ा सा ना इधर उधर का आंसर वन को, ऑप्शन वन को झांकिए और उसमें ढूंढने का कोशिश कीजिए कि आंसर हो सकता है। अब मान लीजिए कि वो महिला से रिलेटेड ही नहीं रहेगा, तो महिला का आंसर में कहाँ से आएगा? थोड़ा खोपड़ी को थोड़ा दौड़ाइए। क्वेश्चन नंबर 38। हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अत्यंत और सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? अब भूतापीय होगा, तो भूतापीय तो सीधे यहाँ धूप मिलता है तब भूतापीय होता है। पवन ऊर्जा को भी क्या चाहिए? उसको भी भूतापीय मिल ही जाता है। जैव मात्रा को भी मिल जाता है। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर बी, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? इसका राइट आंसर है सौर ऊर्जा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल धीरे धीरे समाप्त हो सकता है या बहुत दिन से चलते आ रहा है। उसके बाद है सीएनजी और कोयला है, तो ये सब नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर है सौर ऊर्जा, ये नवीकरणीय है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? अब यहाँ लकड़ी है, गोबर गैस है, नाभिकीय ऊर्जा है, कोयला। हम गलती से कोयला को मार दिए थे, बाद में इसका थोड़ा सा डाउट लगा, तो जब पता किए तो पता चल रहा है कि इसका आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम लोग का वीडियो समाप्त होता है। ओके बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जितना भी 10 क्लास का बच्चा जो है, 10 क्लास, 9 क्लास, 11, 12 सभी को मेरा से जोड़ने का कोशिश कीजिए। आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा। ठीक है, हम रेगुलर आप लोग को वीडियो देंगे, एकदम लाइव बोर्ड में भी पढ़ाएंगे। ओके बच्चों, ओके फिर, थैंक यू।